रीवा एक पगली। आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब? सिया दीपक से चुहलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। दीपक ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार सिया ने संजीदगी से पूछा था। तो क्या घर बैठ जाओ? दीपक को गुस्सा आ गया। इस पे इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी, सिया बोली। जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर जब तुम मुझ पर शक कर रही हो, दीपक ने कहा, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सिया ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। नंदनी जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, दीपक ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर सिया छत पर चली गई। तभी दरवाजे पे घंटी बजी। जब दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन रागनी खड़ी थी। आओ रागनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? सिया ने पूछा। तुम्हें पता है सिया कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गई। सिया ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। सिया ने उन बच्चों को डांट लगाई और उन्हें अपने साथ घर ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। सिया ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और होश में आने पर वह सिया से लिपटकर रोने लगी। सिया ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और सिया से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सिया ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया, तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन रागिनी ने उस लड़की से पूछा, तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, रीवा। सिया पता नहीं यहाँ कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दो, रागिनी ने सिया से सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, सिया बोली। देख, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। रागिनी ने उसे फिर से समझने की कोशिश की। भाभी, आपको पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, मैं उनसे बात करूँगी, आप परेशान ना हो, सिया बोली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर रागनी चली गई। सिया जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे में एक कोने पर डुबकी सहमी सी बैठी है। सिया ने उसको आवाज़ लगाई। सिया उसके पास गई और पूछा, रीवा नाम ने है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिया ने कहा, देखो डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली। मेरा कोई नहीं है बीवी जी। सिया को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही। अचानक उस लड़की ने सिया के पैर पकड़ लिए। सिया को उसका बदन गर्म लगा, ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था ले जाऊंगी। बीवी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, सिया बोली। दीपक रात को काफ़ी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह सिया ने दीपक को उस लड़की के बारे में बताया। दीपक ने साफ शब्दों में कह दिया, सिया, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ दीपक, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर दीपक चला गया। सिया नीचे आई तो देखा कि वह लड़की को तेज बुखार है। रात को दीपक ने सिया से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? सिया ने कहा, नहीं। क्यों? दीपक बोला। दीपक, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए दीपक नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों दीपक उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। सिया, शायद तुम ठीक कह रही हो, अगर यह यहाँ से गई तो मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं, ठीक है? आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर रीवा वहाँ से ना जा सकी। वैसे सिया अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की है और किसी बाबूजी से मिलने आई है। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? सिया ने पूछा। मेरे गांव में कई लोग यहाँ पर फेरी लगाने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे, सिया ने कहा। मैं पहली बार अपने गाँव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गाँव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर सिया को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं।
अभी रीवा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि सिया को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। सिया हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने रीवा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता। लेकिन रीवा का एक ही जवाब था, भाभी जी मुझे नहीं पता, शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। उसने दीपक से बात की, यह वह सब सुनकर भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत फंसो, तुम भुगतो। अब क्या उसे घर से निकाल दूँ? अब क्या घर से निकालोगी, रहने दो अब। सिया ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फ़ौरन घर से निकाल दिया जाए, पर सिया रीवा को वहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रीवा के माँ बनने का समय भी आ गया था। सिया अब तक एक बड़ी बहन की तरह रीवा की देखभाल कर रही थी। रीवा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर नंदिनी को अपने बच्चे के बचपन की याद आ गई। ठीक होने के बाद रीवा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह नंदिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रीवा नहीं आई है। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद सिया उसके कमरे में आई तो देखा कि रीवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। सिया ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। सिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले दीपक साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रखने देंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। साहब जैसे भी हों, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक छिपाया जा नहीं सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। सिया चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी दीपक और रीवा को एक साथ नहीं देखा था और न ही दोनों को कभी बातें करते हुए सुना था। तो फिर कब? सिया को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही थी, सिया पगली वह नहीं थी, तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़के पर भरोसा कर बैठी। पगली पगली पगली। थैंक्स।